एक हफ्ते पहले चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ हज़ार किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच बहुत ऊंचाई पर एक बहुत सुंदर और बड़ा से मैंशन में, जिसके आगे दुनिया के सबसे खूंखार और ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे। इस मैंशन की सिक्योरिटी को दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी कहना गलत नहीं होगा। इसके अंदर दुनिया के कोने कोने से आए कुछ अमीर परिवार जो रुतबे और पावर में दुनिया के टॉप पर थे। वहाँ कुछ मॉन्क और कुछ माफिया भी बैठे थे। इन्हें देखकर लग रहा था जैसे ये किसी सीरियस और दुनिया की नज़रों से छुपी हुई किसी खुफिया चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम सिजान था, ये शायद जापान से था, वो अपनी भाषा में बोला। क्या उसका कुछ पता चला? जवाब में वहाँ बैठे कुछ लोगों ने नाम में गर्दन हिला दी। ये देख वहाँ कुछ समय के लिए खामोशी छा गई, पर अचानक खामोशी तोड़ते हुए एक औरत, जिसकी आंखें ग्रीन थी और वो देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसका नाम डायना था। उसने अपना वाइन का ग्लास ज़मीन पर फेंकते हुए गुस्से में सबकी तरफ देख के चिल्लाते हुए कहा, इतने सालों तक ढूंढने के बाद भी आज तक हम उसका पता नहीं लगा पाए। बोलते हुए वो इधर उधर टहलने लगी। गुस्सा तो सब में था, पर फिर भी शांत थे। वहाँ किसी प्राचीन भारत विद्या, कुछ मंत्रों, कुछ चाबी जैसे शब्दों पर बात चल रही थी, कुछ रोशनी। इन सबको समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ी खामोशी के बाद वहाँ एक 6.25 फीट लंबा आदमी आया। उसकी अघोरी जैसी लंबी जटाएं थीं, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें लालिमा थी, जैसे कोई नशा किया हुआ हो। उसने काला शॉल ओढ़ा हुआ था, काली धोती पहनी थी। उसे देख के लग रहा था जैसे ये किसी शमशान से तपस्या करके आया है। इसका नाम था काल। काल ने कहा वो किशनगढ़ में है। सब हैरानी से उसे देखने लगे। तभी डायना ने आंखों में चमक लिए उसकी तरफ देख के पूछा, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? काल ने हाँ में सर हिला दिया। सबकी आंखें लालच और क्रूरता से चमक उठी। सब में कुछ देर बाद हुई और तभी उनमें से एक चाइनीज़ मॉन्क, जिसके सर पर बाल नहीं थे, उसने अपनी बात रखते हुए कहा, उसे लेने कौन जाएगा? वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। उसके सवाल सुन वहाँ फिर से खामोशी छा गई। तभी उनमें से एक आदमी, जो उन सबको बहुत देर से शांत बैठा अपनी छोटी छोटी काली बाज जैसी आंखों से देख रहा था, उसने अपने सिर पर एक गोल हैट पहनी थी और ब्लैक ब्लेजर विद ब्लैक शूज़। उसकी एज कुछ 38 के आसपास थी, लंबी हाइट पर दुबला पतला शरीर। ये एक चाइनीज़ था जिसका नाम जियांग था। वो अपनी कर्कश खतरनाक आवाज़ में बोला, डोंगली। उसकी आवाज़ ना ज़्यादा धीमी थी, ना ही ज़्यादा तेज, पर एक रुतबा और डोमिनेंस साफ साफ उसकी आवाज़ में सुना जा सकता था। डोंगली ये नाम अपने आप में ही एक पहेली था। साथ ही खौफ और मौत का दूसरा नाम था डोंगली। डोंगली कौन था, कैसा दिखता था, किस तरह का उसका व्यक्तित्व था, यह कोई नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो एक जानलेवा मशीन था, जिसके हाथ में अगर एक बार किसी इंसान का नाम आ जाए जिसे उसे मारना है, और वो अगर उस मिशन को एक्सेप्ट कर ले, तो समझो फिर उस इंसान को खुद भगवान भी नहीं बचा सकता उससे। डोंगली का नाम सुनते ही कुछ के तो हाथ पैर कांपने लगे, कुछ तो जैसे दिल ही दिल में घबरा रहे थे, कहीं डोंगली कहीं से उसके सामने ना आ जाए। पर मोंक और काल और कुछ 13 फैमिलीज थी, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिली थी। ये सब जियान को सवालिया नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वहाँ खड़ा ऐसा कोई नहीं था जो उस नाम की दहशत से वाकिफ़ ना हो। तभी काल अपनी भारी आवाज़ में बोला, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, तुम उसे कैसे बुलाओगे? और वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? वो वही करता है जो उसे सही लगता है। उससे आज तक कोई भी उसकी मर्ज़ी के बिना अपनी बात नहीं मनवा पाया। ये सुन के जियांग एक डेविल स्माइल के साथ उन सबको देखने लगा। उसने बस अपनी ठंडी आवाज़ में इतना कहा, समझो उससे मेरा कोई गहरा रिश्ता है। तभी वहाँ कुछ हलचल हुई। ये देख सब हैरानी से इधर उधर देखने लगे, पर तभी अचानक उन सबकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पर गई जिसे देख वो सब अपनी जगह पर ही जम गए और उन आंखें फाड़े अपने सामने के मंजर को देखने लगे। मोंग, काल और जियांग शांत थे, बाकी सब घबराए हुए और शॉक्ड एक्सप्रेशन से अपने सामने खड़े अपने साथ बैठे एक आदमी लेंटियान को देख रहे थे, जो अब ज़मीन पर बहुत बुरी तरह से खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा था। उसे देख के लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। उसके सारे अंग इधर उधर कटे फटे थे और उसका सिर
उसके धड़ से अलग था। सब हैरान थे क्योंकि इतनी जल्दी कोई कैसे इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच से होके एक पल में ही किसी को मौत के घाट उतार सकता है। तभी जियांग आगे आया और चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखते हुए अजीब सी ठंडी आवाज़ में बोला, तुम सामने आ सकते हो। उसकी आवाज़ हॉल में गूंजती ही उसके सामने हवा के झोंके की तरह एक 6 फीट लंबी आकृति आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक काला मास्क था। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था जो उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसके सिर्फ काली गहरी आंखें दिख रही थीं जिनमें कोई इमोशन नहीं था। उसके बैक पर एक पतली सी स्वाट थी जिसका चेहरा ठीक से किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसे देख के आधे से ज़्यादा लोगों की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गईं। कुछ के चेहरे पर डर और घबराहट के मिले जुले भाव दिख रहे थे। कुछ के चेहरे पर पसीना आ गया था डर से, पर मोंग और काल उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वहीं जियांग उस लड़के की तरफ अपनी बात जैसी छोटी आंखों से घूर रहा था और वो लड़का भी उसे घूर रहा था। उस लड़के की उम्र कुछ 21 साल की लग रही थी, पर यह भी एक अंदाज़ा था क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था सिवाय उसके नाम और उसके काम के। तभी एक नीली आंखों वाला 35 साल का आदमी डरते हुए अपनी शॉक्ड आंखों के साथ बोला, इसका नाम पीटर था, ब्लैक पैंथर। उसके माथे पर उस लड़के को देख के पसीने की बूंदें आ गईं। तभी जियांग जो उसे घूर रहा था एक डेविल स्माइल के साथ उस लड़के को अपने गले लगाकर उसका कंधा अपने एक हाथ से थपथपाते हुए सबकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोला, ये है डोंगली। डोंगली अब भी इमोशनलेस नज़रों के साथ खड़ा सामने देख रहा था। दूसरी तरफ भारत किशनगढ़ में। किशनगढ़ एक बहुत ही सुंदर शहर था। बड़े बड़े रास्ते, घर, सुंदर बाजार, चारों तरफ ढेर सारी हरियाली जो किसी का भी मन मोह ले। यहाँ है एक बहुत ही बड़ा महल जो सफ़ेद संगमरमर से बना है, जिसके सामने एक सुंदर सा बगीचा है। आसपास ढेर सारी हरियाली और उसमें ढेर सारे नौकर चाकर इधर उधर टहलते हुए काम कर रहे हैं। वहीं महल के मंदिर में एक प्यारी सी महिला जिनका नाम लक्ष्मी था, आरती करते हुए अपनी सुरीली आवाज़ में भजन गा रही थी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, जिसे सब बड़े प्यार से सुन रहे थे। तभी आरती पूरी करके लक्ष्मी जी ने सबको आरती दी और फिर उन्होंने अपनी नज़रों को घुमाकर सब ओर देखकर अपने पास खड़ी एक लड़की जिसका नाम रशिता है उससे कहा, तो अभी तक आपकी साहबजादी नहीं उठी। रशिता ने अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहा, वो जल्दी उठ जाती माँ, वो रात को बहुत काम किया ना उसने, तो लेट हो गई। यह बोल रशिता अपनी नज़रें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी लक्ष्मी जी ने उसका कान खींचते हुए कहा, बहुत समझते हैं हम आपके बहाने, जाइए उठा के लाइए उन्हें। ये सुनते ही रशिता जल्दी से भागकर कमरे में गई जो बिल्कुल किसी प्रिंसेस के रूम की तरह सजा हुआ था, एक ड्रीम रूम की तरह था, बहुत ही सुंदर। और उसमें बेबी पिंक कलर का प्रिंसेस बेड था जिस पर ढेर सारे प्यारे से टेडी बियर और सॉफ्ट पिलो को पकड़े हुए एक प्यारी सी लड़की सो रही थी। उसे देखकर रशिता भागकर उसके कान के पास चिल्लाते हुए बोली, अरे उठ जा कुंभकर्ण। वो इतने तेज चिल्लाई कि बेड पर सो रही लड़की डर से पूरी बेड के नीचे गिर गई। यह देखकर रशिता की हंसी छूट गई। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये है हमारी कहानी की हीरोइन आरल। उसे एक खरोच भी आ जाए तो उसकी पूरी फैमिली घर सिर पर उठा लेती है। आरल अपना सिर पकड़ के नीचे नींद में एक हाथ से आंखें मलते हुए बोली, ये क्या है दीदू, ऐसा कौन जगाता है? रशिता ने बड़े प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, ओले मेरा बच्चा, चोट लग गई सिर में? आरल ने अपना सिर बच्चों की तरह हाँ में हिलाया। तभी रशिता ने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, जल्दी तैयार होके नीचे आ, माँ बुला रही है, अगर ऊपर आ गई तो तेरी खैर नहीं। रशिता की बात सुनते ही आरना ने में जवाब दिया और फिर अपने बेड पर पेट के बल सो गई। ये देख रशिता ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, कोई कुंभकर्ण भी इतना नहीं सोता होगा जितना तुम सोती हो, आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी उठ जाओ। आरल क्यूट सी आवाज़ में बोली, बस दीदू, बस 5 मिनट और सोने दो ना। उसकी बात सुन रशिता ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, तुम और तुम्हारे 5 मिनट जो अगले शाम तक पूरे नहीं होने वाले। रशिता अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, देखो आरू, अगर 5 मिनट में तुम नीचे नहीं आई तो माँ ऊपर आ जाएगी और फिर
रिश्ता की बात सुनते ही आरू की आंखें झट से खुल गईं और भागकर रेडी होने चली गई। कुछ देर बाद आरल तैयार होकर नीचे आई और मंदिर के सामने अपना सिर नवाकर हॉल में आ गई और वहाँ खड़ी सावित्री जी, जो कि उसकी दादी थी, उसके गले लगते हुए जय श्री कृष्णा बोल उनके गाल पर किस कर दिया। सावित्री जी ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया और वापस उसे ग्रीट किया। फिर वो लक्ष्मी जी के पास आई और उसे दांत दिखाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाची। लक्ष्मी आरल की चाची थी। लक्ष्मी उसके कान खींच के उसे गुस्से में प्यार से घूरते हुए बोली, कब बड़ी होंगी? कितनी बार बोला है जल्दी उठा करो। यह सुन के आरू अपना कान पकड़ते हुए बोली, छोड़ो ना चाची, दर्द हो रहा है। हम भला जल्दी उठ के क्या करेंगे? कौन सा हमारे जल्दी जागने से यहाँ के प्रेसिडेंट साहब हमें भारत रत्न से संबोधित करेंगे। लक्ष्मी ने उसका कान छोड़ उसे चपत लगाते हुए कहा, बातें बनवा लो बस। उसकी बात सुन आरल ने अपने चाचू से शिकायत करते हुए बोली, देखो ना चाचू, चाची हमें कैसे डांट रही हैं। आरल की बच्चों जैसी हरकतें देख वहाँ सब हंसने लगे। लक्ष्मी जी अपने पति विक्रम सिंह जी को देखकर बोली, यह सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है जो यह बिगड़ती जा रही है। हमेशा शरारत और मनमानी करती है। दूसरे घर जाके क्या करेगी आप? चाची जी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। यह सुनकर आरल एक पराठा का रोल बनाकर उसे खाते हुए बोली, हम दूसरे घर नहीं जाएंगे, आपके दामाद को ही इस घर में ले आएंगे। ये बोलते हुए वो रिशिता को लेकर वहाँ से भाग गई और लक्ष्मी जी देखती रह गई और ना में सिर हिलाने लगी। यहाँ दूसरी तरफ चीन में उस मैंसन के अंदर सब लोग डोंगली की तरफ देख रहे थे। तभी जियांग ने, मोंग ने और काल ने उससे कुछ बात की और तब जियांग ने डोंगली की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें उसे यहाँ किसी भी हालत में जिंदा लाना है और याद रहे ज़्यादा खून खराबा नहीं करना। ये बात हो सके उतने कम लोगों को पता रहे वही अच्छा होगा और साथ ही उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ये सुन डोंगली ने अपना सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगा। जाने पर तभी एक सूजा नाम का आदमी बोला, इस पिद्दी से लड़के से क्या होगा? अगले ही पल डोंगली वहाँ से बिना कुछ कहे हवा की तरह गायब हो गया, जैसे वो वहाँ था ही नहीं। थोड़ी देर बाद सूजा को बहुत दर्द का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो उसका हाथ ज़मीन पर कटा पड़ा था। यह देखकर उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गईं और जियांग ने एविल स्माइल के साथ कहा, बोलने से पहले सामने वाले के बारे में जान लेना चाहिए। सूजा को सच में डोंगली के बारे में कुछ पता नहीं था। इधर किशनगढ़ में आरल ने एक प्यारा सा वाइट कलर का जॉर्जेट कुर्ता विथ जीन्स पहना था, रेड स्कार्फ और खुले स्ट्रेट बाल, होंठों पर बेबी पिंक लिप बाम और छोटे से पर्ल इयररिंग्स, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, किसी संगमरमर की गुड़िया जैसी। आरल रिशिता को लेके आज किशनगढ़ के बड़े बाजार जा रही थी, जहाँ उसकी दोस्त गौरी और ईशान नंदिनी आने वाले थे। कुछ देर बाद आरल एक छोटे से कैफ़े में बहुत ही एलिगेंट तरीके से रिशिता के साथ अपने दोस्तों का इंतज़ार करते हुए बोली, दीदू यह सब हरामी लोग कहाँ रह गए? आरू की बात सुन रिशिता बोली, कैसे बात करने लगी हैं छोटी, भाई को पता चला ना तो आपको बहुत डांट पड़ेगी और फिर रोते हुए मत आना हमारे पास। रिशिता की बात सुन के आरू हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो ना दीदू, आप भाई को नहीं बताना, ओके? बहुत देर हो गई थी लेकिन उसके दोस्त नहीं आए तो आरल बोली, चलो ना दीदू, हम दोनों शॉपिंग कर लेते हैं। रिश्ता ने भी आरल की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों बड़े बाजार में चली जाकर सामान देखने लगी। कुछ देर बाद रिशिता दूसरी दुकान पर चली गई और आरू एक शॉप पर खड़ी होकर कुछ पायल देखने लगी और उन्हें खरीद कर वो उन्हें देखते हुए वहाँ से जाने लगी। उसका पूरा ध्यान पायल पर था, जिसके चलते वो अपने सामने ध्यान नहीं दे पाई और किसी के सख्त सीने से टकराकर झटके से 2 कदम पीछे हो गई और अपनी नाक को रब करते हुए ऊपर देखने लगी, जहाँ एक हैंडसम गोरे रंग वाला हट्टा कट्टा नौजवान लड़का खड़ा था। इसका नाम आयांश था। ये रामगढ़ का युवराज था। वो लड़का उसे घूरते हुए गुस्से में देख रहा था। वहीं आरू भी उसे अजीब सी नज़रों से घूर कर देख रही थी। आयांश उससे कुछ बोलता उससे पहले ही आरल बोली, दिखता नहीं है आपको, ऐसे ऊपर देख के कौन चलता है? आयांश का फेस आरू की बात सुनकर डार्क हो गया। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रहा है।
अयांश के ऐसे देखने पर आरू उसकी तरफ कुछ अजीब से हाथ और मुंह के इशारे करने लगी। उसके हाथ की तरफ उंगली करते हुए अपने मुंह और कान से लगाते हुए नाम में सिर हिलाते हुए उसे सिंपैथी से देखने लगी, जैसे उससे कहना चाहती हो, क्या तुम सुन और बोल नहीं सकते रुद्रांश? अयांश अब भी उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। तभी आरू ने कुछ पैसे निकाले और उसे बड़ी मासूमियत भरी नज़रों से देखते हुए उसके हाथ में रखकर कुछ खा लेने का इशारा कर कहने लगी, भगवान ने इतनी अच्छी सूरत दी है, पर कितना बुरा किया बेचारे के साथ। अयांश अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यह लड़की कर क्या रही है, क्या यह पागल है? तभी पैसे उसके हाथ में रख आरू पलट कर जाने लगी। ये देख अयांश का सर घूम गया और उसने आरू की कलाई पकड़कर उसे गुस्से में घूरने लगा। अयांश के इस हरकत को देख आरू उससे बोली, क्या हुआ? ओह सॉरी, तुम तो सुन नहीं सकते। तो उसे इशारे से कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी और तुम्हारा इलाज भी चाचू से कहकर करवा दूंगी। आरू के अजीब से इशारों और हरकतों को देख के अयांश का पारा चढ़ गया और गुस्से में वो कुछ कहता उससे पहले ही उसके पास खड़ी लड़की माही आगे आई और उसने एक नज़र आरू को देख बिना कुछ कहे आरू का हाथ ज़ोर से मरोड़ दिया, जिससे आरू की एक चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। चीख सुनकर आसपास के लोग वहां जमा होकर उसे देखने लगे। उसी वक्त वहां ऋषिता आ गई और वो आरू के पास आके उसकी आंखों में आंसू देख के बोली, क्या हुआ बेटू? आरू बिना कुछ कहे ऋषिता के गले लगकर रोने लगी। ऋषिता हैरानी से उसे देख रही थी, पर तभी उसकी नज़र अपने पास खड़े अयांश और माही पर गई और शबकते हुए आरू ने उसे सब बता दिया। आरू की बात सुन ऋषिता का खून खौल उठा और उसने माही को गुस्से में देखते हुए एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। माही भी कहाँ कम थी, माही का भी पारा चढ़ गया और वहाँ दोनों के बीच एक ज़ोरदार फाइट शुरू हो गई। माही और अयांश के साथ उनके जो गार्ड आए थे वो भी आ गए, जिन्हें देख ऋषिता एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, क्या बात है, फाइटिंग में जाने से पहले ही ट्रायल का मौका मिल गया। चलो अच्छा है। ऋषिता ने अपने कुर्ते के आस्तीन चढ़ाए और फाइटिंग मोड में आ गई। अयांश बस दूर से यह सब देख रहा था। आसपास काफ़ी तोड़फोड़ हो चुकी थी। कुछ ही देर में ऋषिता ने सबको धूल चटा दी। अब माही और ऋषिता आमने सामने थीं। दोनों एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी अयांश बीच में आकर उन्हें रोकते हुए माही की तरफ देखकर बोला, चलो यहाँ से। माही मना करने वाली थी पर अयांश उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। जाते वक्त माही ने अपनी गहरी खूबसूरत खा जाने वाली नज़रों से पलटकर ऋषिता को देखा और फिर उससे नज़रें हटाकर आरू को, जिसके हाथ में पायल थी। माही ने अयांश से अपना हाथ छुड़ाया और आरू के पास चली गई। ये देख आरू एक पल को तो डर ही गई, पर माही ने आरू को पूरी तरह इग्नोर कर उसके हाथ से पायल छीन ली और गुस्से से आरू को देखते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अपनी बात ख़त्म कर वो ऋषिता की तरफ देखते हुए बोली, और तुम बहुत फाइटिंग क्वीन बनने का शौक़ है ना? आज की बेइज्जती का बदला बहुत जल्द लूँगी तुमसे, मिस जो भी तुम्हारा नाम है। अपनी बात ख़त्म कर वो पलट कर जाने लगी। माही की धमकी सुन ऋषिता का खून खौल उठा और वो उसके पीछे जाने लगी, पर आरू ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो ना दीदू। ऋषिता उससे कुछ बोलने वाली थी, पर तभी उसकी नज़र आरू के लाल हाथ पर पड़ी जिसमें सूजन आ चुकी थी। आरू का हाथ मोम की गुड़िया की तरह नाजुक और बेदाग था, इसलिए उसके हाथ पर लगी सूजन आसानी से देखी जा सकती थी। आखिर हो भी क्यों ना, वो इतने नाजों से जो पली बड़ी थी। उसके हाथ में सूजन देखकर ऋषिता सब भूल गई और आरू को लेके वैद्य के पास चली गई, जहाँ वैद्य ने उसकी पट्टी कर इलाज कर दिया और कुछ टैबलेट भी दी जिससे सूजन कम हो सके। इस वक्त तक दोनों का मूड ऑफ हो चुका था, इसलिए दोनों वापस महल लौट आईं। गाड़ी में माही पायल को अपने हाथ में इधर से उधर घुमा रही थी। ये देख के अयांश ने उससे पूछा, तुमने उससे ये पायल क्यों ली? माही उसकी तरफ देख के बच्चों जैसी मुंह बना के थोड़ी गुस्से में बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको पैसों की धौस दिखाने की, और कैसे अजीब से मुंह बना के इशारे कर रही थी। यह सुन के अयांश बोला, हमें लगता है वो हमें गूंगा वैरा समझ रही थी। ये सुन के पहले तो माही ने हैरानी से अपनी आंखें फाड़े उसे देखा और फिर अचानक उसकी तेज हंसी छूट गई। उसे हंसता देख अयांश उसकी तरफ अजीब सा मुंह बना के देखने लगा। इधर जानकी महल में आरू और ऋषिता शाम को घर पहुंच चुकी थी। वहां आते ही उन्होंने हॉल के सोफे पर एक तेज 24
साल के लड़के को बैठा देखा। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और थोड़ा गुस्से में था। उसकी हाइट 6 फीट थी, दूध जैसा गोरा रंग, ग्रे आई, लाल पतले होंठ, तीखी नाक और बाहुबली जैसी बेहतरीन एथलीट बॉडी। अगर कोई लड़की देखे तो देखते ही उसके दीवानी हो जाए, और एटीट्यूड तो बस पूछो ही मत। ये कोई और नहीं, आरू का भाई शिवांजय सिंह था। शिवांजय का बिजनेस भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में फैला था। इतनी कम उम्र में उसने अपने बिजनेस को पीक पर पहुंचा दिया था। उसे देखकर आरू भागकर उसके गले लग गई और बच्चों की तरह खुश होकर अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, आप कब आए और बताया भी नहीं आप आने वाले हो। ऋषिता दूर से शिवांजय को देख रही थी। वो उसे गुस्से में लग रहा था, इसलिए ऋषिता आरू को रोकते उससे पहले ही आरू जा चुकी थी। शिवान ने गुस्से में आरू को खुद से दूर हटाया और अपना फ़ोन कट कर उसे अपनी लाल हो चुकी ग्रे आंखों से घूरने लगा। ये देख आरू हैरान थी। वो कुछ पूछती उससे पहले ही शिवान अपनी गहरी तेज़ आवाज़ में उससे बोला, आखिर चाहती क्या है आप। उसकी आवाज़ सुनते ही चाची, दादी, दाई माँ, चाचू, सर्वेंट सब बाहर निकल आए। सब उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि शिवांजय आरू पर कम ही गुस्सा करता था और आज उसे आरू पर इस तरह गुस्सा होता देख सबका हैरान होना लाजमी था। तभी शिवांजय की फिर से आवाज़ सुनाई दी, आखिर करना क्या चाहती हैं आप। जब देखो तब बचपना, किसी की दुकान तोड़वा देती हैं, किसी के कैफ़े में आपके दोस्तों के साथ मिलकर तोड़फोड़ कर देती हैं, कभी कॉलेज में आपकी शिकायत आती है, कभी कंपनी के एम्प्लॉय को ब्लैकमेल कर उनसे अपने असाइनमेंट करवाने की आपसे मना किया था ना, बिना गार्ड्स के घर के बाहर जाने को, फिर क्यों गई आप। शिवांजय की आवाज़ गुस्से भरी थी। आवाज़ सुन के सब डर गए। उसकी आंखें गुस्से में लाल थीं। तभी ऋषिता कुछ बोलने को हुई तो शिवांजय ने उसे हाथ दिखा के रोकते हुए कहा, इनकी गलतियों पर बार बार पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए आज आप कुछ नहीं बोलेंगी। चाची कुछ बोलने को हुई, तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। आरू को रोना आ रहा था। आज तक उसे शिवांजय ने इतने गुस्से में भी इतनी बुरी तरह से नहीं डांटा था। शिवांजय की जान बसती थी आरू में। वो उसे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखता था। शिवांजय 12 साल का था जब उसके माँ पापा की कार का एक्सीडेंट हुआ था। तब से ही उसने बड़ा होना शुरू कर दिया था और अपने परिवार और बहन को उसके चाचा के साथ संभालने लगा। अपने परिवार और बहन को वो पूरी दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर रखना चाहता था। उसके फैसले को घर में कोई नकार नहीं सकता था। आरू नीचे गर्दन किए हुए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गुस्से में शिवांजय ने उसका हाथ पकड़कर कसते हुए कहा, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। शिवांजय कुछ और बोलता उससे पहले ही आरू दर्द भरी उसके कानों में पड़ी। शिवांजय ने गलती से उसका सूजन वाला हाथ पकड़ लिया था। ये देख शिवांजय का ध्यान उसके हाथ पर गया और उसका गुस्सा गायब हो गया। वो कुछ और बोलता उससे पहले ही आरू हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भाग गई। उसे जाता हुआ देख शिवांजय ने ऋषिता की तरफ देखते हुए पूछा, इन्हें ये चोट कैसे लगी। ऋषिता ने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ शिवांजय को बता दिया। एक्चुअली आरू और ऋषिता के घर आने से पहले वहाँ वो मार्केट वाले लोग पहुँच गए थे, जिनकी दुकान माही और ऋषिता की फाइट की वजह से टूट चुकी थी। उनके सामान का बहुत नुकसान हुआ था। वो लोग माही को ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं थे और ऋषिता फाइटिंग क्वीन थी और किशनगढ़ की बड़ी राजकुमारी थी, इसलिए उससे सब डरते थे। पर आरू की शिकायत तो रोज़ ही कोई ना कोई शिकायत आती रहती थी। उसे वो लोग अच्छे से जानते भी थे, तो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर सारा इल्ज़ाम आरू पर लगा दिया। वैसे भी लोगों को झगड़े का कारण नहीं पता था, वो तो बस आरू की चीख सुन के जमा हुए थे। और उन्होंने शिकायत करते वक्त शिवांजय के चाचू से आरू के खिलाफ बड़े थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को भी कहा। बाकी सिर्फ माही और ऋषिता की फाइट वाली बात छोड़ उन्होंने कुछ आदमियों की हमले की बात बता दी कि उन्होंने आरू से बदला लेने के लिए हमला किया था, और इस तरह सारा इल्ज़ाम बेचारी आरू पर आ गया। शिवांजय के सामने तो किसी की बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। वो तो विक्रम जी थे, इसलिए सबने बिना किसी फिक्र के आरू की शिकायत कर दी, क्योंकि इस तरह की शिकायत सिर्फ वो लोग शिवांजय के चाचू से ही करते थे हमेशा। और शिवांजय पहले से ही आरू को लेकर परेशान था। ऐसे में आरू पर हुए हमले के बारे में सुन शिवांजय का पारा चढ़ गया, क्योंकि उसे ये सोच के डर लग रहा था अगर उसे हमले में आरू को कुछ हो जाता
तो वो कैसे खुद से नज़रें मिला पाता। वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता अपनी बहन को ना बचा पाने के लिए। लेकिन अब जब उसे सच पता चला ऋषिताश है, तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने अपनी ही बहन से इतनी गुस्से में बात की। उससे एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। शिवांजय ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए अपने सेक्रेटरी विनय से, जो उसका दोस्त भी था, उससे बोला, अधिराज को फ़ोन कर बुलाओ। विनय अपना सिर हाँ में हिला दिया और अधिराज को कॉल करने लगा। वहीं शिवांजय अपनी बात ख़त्म कर आरू के रूम की तरफ बढ़ गया। इधर कमरे में आरू अपने बेड पर पेट के बल लेटकर बहुत बच्चों की तरह रो रही थी। उसे यह सोच कर बुरा लग रहा था कि आज उसके भाई ने उस पर इतना गुस्सा किया। साथ ही शिवांजय के उसके हाथ पकड़ने की वजह से उसके भाई ने आज तक उस पर इतना गुस्सा नहीं किया था। साथ ही शिवांजय के उसके हाथ पकड़ने की वजह से आरू का हाथ फिर से बहुत दर्द करने लगा था। आरू बस रोए जा रही थी और खुद से कह रही थी, हम कभी भाई से बात नहीं करेंगे। तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और बाहर से शिवांजय की आवाज़ आई, बेटू दरवाज़ा खोलो। पर अंदर लेटी आरू ने उसकी आवाज़ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अंदर से आवाज़ ना आने पर शिवांजय ने जेंटल टोन में कहा, बेटू प्लीज़, भाई सॉरी है, दरवाज़ा खोलो। आरू ने पिलो से अपना सिर निकालकर एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर अपना सिर पिलो में घुसा लिया। शिवांजय दोबारा डोर नॉक करके कुछ बोलता, उससे पहले ही अंदर से उसे लॉक खोलने की आवाज़ आई, जिसे देख उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और वो रूम के अंदर आ गया। उसने अब अंदर आकर आरू को देखा तो आरू अब भी बेड पर बैठे रो रही थी। अपनी छोटी बहन को ऐसे देख के शिवांजय को बहुत बुरा लगा। आरू शिवांजय से 7 साल छोटी थी। शिवांजय ने आरू के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बच्चों की तरह उसके सर को सहलाकर कहा, सॉरी बच्चा, भाई को आज जो हुआ उस सब के बारे में पता नहीं था, इसलिए आप पर गुस्सा कर दिया। शिवांजय की बात पर आरू ने कोई जवाब नहीं दिया तो बस चुपचाप उसके सीने से लगे सुबकती रही। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर अधिराज आ गया, जो दिखने में किसी हीरो से कम ना था, और अंदर आते हुए बोला, तो कहाँ है फाइटिंग क्वीन। उसकी बात सुन के सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे और ऋषु तो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। तभी अधिराज को कुछ अजीब लगा और वो बोला, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने कुछ गलत कहा। तभी विनय बोला, डॉक्टर साहब, चोट छोटी मैडम को लगी है। यह सुन के अधिराज ने थोड़ा शॉक्ड होकर आरू को देखा, जिसकी आंखें अभी भी रोने की वजह से लाल थीं। तभी वो उसके पास जाके उसके सर को बच्चों की तरह सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बेटू, आज आपको चोट कैसे लगी। अधिराज भी आरू को बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसा प्यार करता था। अधिराज शिवांजय का बचपन का दोस्त था और उसका पर्सनल डॉक्टर भी। शिवांजय ने उसे टूकते हुए उससे जल्दी आरू का ट्रीटमेंट करने को कहा। थोड़ी देर बाद अधिराज ने आरू के हाथ में पट्टी करते हुए उसे पेन किलर दे के कहा, बेटू लगता है आजकल अपनी दीदू की संगति का असर तुम पर भी होने लगा है। उसकी बात सुन के ऋषु ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, लगता है आजकल पेशेंस की कमी हो गई है आपके पास, तभी तो दूसरों की खबर ज़्यादा रहती है आपको। इस पर अधिराज बोला, आज ये आप जैसे लोगों के आसपास रहते हुए पेशेंस की कमी कैसे हो सकती है। इस पर ऋषु ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा, संभाल के, कहीं हम जैसे लोगों की वजह से आपको ही किसी दिन डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़ जाए। इस पर अधिराज कुछ आगे कहता उससे पहले ही शिवांजय ने उससे कहा, इनफ, बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो दोनों। उसकी बात सुन के दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुंह बनाते हुए अपनी नज़रें फेर लीं। कुछ देर बाद अधिराज ने फिर आरू से पूछा, अभी ठीक है बच्चा, आप तो दर्द नहीं हो रहा। आरू ने ना में सर हिला दिया। उसे आराम करने का बोल चाची, दादी, दाई माँ और ऋषु को छोड़ के सब बाहर निकल गए। शिवांजय के रूम में बालकनी में, जो काफ़ी बड़ी थी, वहाँ सोफे पर बैठकर गार्डन की तरफ देखते हुए अधिराज और शिवान बात कर रहे थे। क्या तुम्हें कुछ नया पता चला है जिससे आज तुम इतना गुस्सा थे। उन लोगों ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। यह सुन के अधिराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं।
तभी वो थोड़ा रुक के शिवांजय से बोला, डोंट वरी, हम सब संभाल लेंगे। तभी शिवांजय थोड़ा टेंस होकर बोला, मुझे यारू की फ़िक्र हो रही है। चाचू ने और मैंने जिन लोगों से उसे आज तक बचा के रखा है, उन्हें उसके बारे में पता चल चुका है और अब वो लोग हरकत में आ गए हैं। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंसानियत जैसी चीज़ उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। शिवांजय गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए बोला। अधिराज शिवांजय के कंधे पर हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए बोला, डोंट वरी, हम साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। उसका हाथ अपने कंधे पर देख शिवांजय ने एक नज़र उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया